हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगलियार कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। मुगलियार कमीशन जो है वो सबसे पहला एजुकेशन कमीशन 1952 में ये कमीशन आया था और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाया गया था और इसके चेयरमैन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुगलियार जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मेंबर्स कौन कौन से थे? तो पहले मेंबर थे प्रिंसिपल ए.एन. बासु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के, ही वाज द प्रिंसिपल। असिस्टेंट सेक्रेटरी थे डॉक्टर एस.एन. धारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन ऑफिसर थे और इसके अलावा 7 और मेंबर थे इस कमीशन के। और ये कमीशन का टर्म्स और रेफरेंस हम लोग देखेंगे कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेक्रेटरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952। तो ये जो इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, मुगलियार कमीशन को, और इसकी स्थापना इसको अपॉइंट कब किया गया था? तो ये 23 सितंबर 1952 को किया गया था, 23 सितंबर 1952। द एरिया ऑफ वर्क एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कमीशन का क्या था? टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एजुकेशन, और इसमें क्या करना था? They have to suggest the measures for its reorganization and improvement। ये कमीशन को ये काम दिया गया था कि they have to suggest the measures सेकेंडरी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने का और इसका इम्प्रूवमेंट करने का। इससे ज्यादा किस पर ज्यादा ध्यान देना था हमें? तो पहला ध्यान देना था इस रिलेशनशिप टू प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन। उसके बाद द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन से क्या रिलेशन है? क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? 9th 10 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो कि किसी भी छात्र को आगे बढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के लिए उसी समय वो चुनता है कि किस क्षेत्र में जाएगा, आर्ट्स, साइंस, किस फील्ड में जाएगा। तो सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध में इस एजुकेशन कमीशन को क्या करना था? रीऑर्गेनाइजेशन उसको करने का और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का मेजर्स बताना था। तो वो मेजर्स किस रिलेशन में होता? तो इसका पहला रिलेशनशिप था कि सेकेंडरी एजुकेशन को प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका क्या रिलेशन है। तो ये तीनों एजुकेशन के साथ जुड़कर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको तीनों के साथ जोड़ा जाए, इसके बारे में बताना था। द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी बताना था कि सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या है, इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए और इस एजुकेशन में क्या कंटेंट होना चाहिए। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद छात्रों में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, so that they are be able to join any field। The interrelation of secondary schools and different types and other allied problems, so that क्या था कि सेकेंडरी स्कूल बहुत तरह के होते थे। डिफरेंट टाइप्स में क्या होता है? कोई प्राइवेट होता है, कोई पब्लिक होता है, कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कोई ICSE बोर्ड था, कोई CBSE तो उस समय नहीं था। तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप था सेकेंडरी एजुकेशन का, डिफरेंट टाइप के स्कूल्स जो थे उनका आपसी संबंध कैसा था, उनका कंटेंट कैसा था, और उससे जुड़े हुए अदर अलाइड प्रॉब्लम, सो दैट a sound and reasonably uniform system of secondary education suited to our needs and resources may be provided for the whole country। तो इस कमीशन को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि सेकेंडरी स्कूल के जो बहुत तरह के अलग अलग टाइप के बोर्ड्स थे उनको, उनके आपसी संबंध को स्थापित करना और उसके बाद उन आपस में जो उनसे जुड़े हुए या उन
आपसी प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करके पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को लाना, जो कि पूरे देश में के सभी बच्चों के नीड्स को पूरा करे और देश के रिसोर्सेज के हिसाब से हो। ठीक है, तो ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। कमीशन prepared a questionnaire related to the problems of education and sent it to various educationists। ये इस बार का भी नए एजुकेशन पॉलिसी में भी हुआ, लोगों की राय ली गई। और इस समय ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मोदालिया कमीशन था, इसने क्या किया, एक क्वेश्चनायर बनाया। क्वेश्चनायर में बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डाले और एजुकेशनिस्ट, टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया और जो आंसर आए उनके आधार पर कमीशन ने 244 पेज के रिपोर्ट को बनाया, जो कि फिर 14 से 14 या 15 चैप्टर्स में बांटे गए थे और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने 29 अगस्त 1953 को प्रेजेंट किया गया। इसके रिकमेंडेशंस क्या थे? तो इस कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिए, रिकमेंडेशंस दिए। तो पहले तो उसने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन के डिफेक्ट्स क्या क्या है। तो पहला डिफेक्ट्स उन्होंने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन इज बुकिश, मोनोटोनस एंड स्टीरियोटाइप। मतलब क्या है कि ये किताबी ज्ञान दे रहा है और एक नीरसता, मोनोटोनस है, मोनोटोनी लाता है बच्चों को, उसमें पढ़ने में कोई उत्साह नहीं होता, कुछ और क्रिएटिविटी नहीं जागती, कुछ जानने की इच्छा नहीं होती और स्टीरियोटाइप एक ही तरह के एक ही जगह पे चला आ रहा है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन टेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो द सिलेबस शुड बी और एजुकेशन शुड बी suitable for all types of students. There should be सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हर बच्चे की रुचि के अनुसार, हर बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिक्षा में उस तरह के टॉपिक्स दिए होने चाहिए। हर बच्चे एक जैसे तेज नहीं होते, हर बच्चे एक जैसे कलाकार भी नहीं होते। तो जो बच्चों की जो रुचि है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द सिलेबस शुड बी देयर। इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ। पहले जो शिक्षा थी वो बोकिश थी, आदर्शवादी थी, नॉट लाइफ से, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं थी। इट डज नॉट डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बच्चों का केवल बोकिश किताबी ज्ञान देते थे और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं करते थे। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता था। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड मोर स्ट्रेस ऑन एग्जामिनेशंस। उस समय पढ़ाई का टीचिंग मेथड क्या था? लेक्चर मेथड था, टेक्स्ट बुक मेथड था। तो टीचर सेंटर्ड मेथड से पढ़ाई होती थी और एग्जामिनेशन पे बहुत जोर दिया जाता था, जिससे बच्चे रटने पर ज्यादा जोर देते थे। क्रैमिंग एंड mugging the facts. It is one-sided and prepares students for exams only. केवल बच्चों को एग्जाम के लिए रटो, तैयार करो, पढ़ो, इसके लिए तैयार करते थे। one-sided था इनके। और दूसरे एस्पेक्ट जो पर्सनालिटी के होते हैं उनके डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। There is no vocational education पर है। उस समय शिक्षा में कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, ताकि बच्चे जो पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते वो कुछ पढ़ाई करके अर्न करने के लायक बन सके। इस तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। टाइम टेबल रिजिड था और सेल्फ एक्सप्रेशन का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था बच्चों को। दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, बिकॉज़ टीचिंग वाज टीचर सेंटर्ड, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। कंपल्सरी इंग्लिश इज टॉर्चरिंग फॉर वीक स्टूडेंट्स। तुरंत ब्रिटिश रूल से हम लोग निकले थे, उस समय इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया गया था, जो कि हमारे भारतीय बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हमारे बच्चों को, यहाँ के बच्चे उस तरह की शिक्षा नहीं पाए थे, उस तरह के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से पढ़े नहीं होते थे। तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश।
So English was like a torture for them. More students in a class, no provision for sports and physical training, only reading. तो क्या होता है, all वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय वाली सिचुएशन थी कि बच्चों को ना स्पोर्ट्स की सुविधा दी जाती थी, ना कोई फिजिकल ट्रेनिंग, ना योगा, ना एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, केवल रीडिंग टीचिंग ये चलता था। तो ये सारे डिफेक्ट्स को सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया। तो सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या था कि जो भी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम था कि जो भी डिफेक्ट्स थे उस समय तत्कालीन एजुकेशन सिस्टम में उसको इम्प्रूव करना और उसके लिए रिकमेंडेशंस देना या सुझाव दिए उन्होंने। तो सेकेंडरी एजुकेशन का एम, कमीशन का एम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी थी तो वैसे ही सिटीजनशिप की का विकास करना जिसमें कि इक्वालिटी, इक्विटी, सेकुलरिज्म, ये सारी भावनाओं और इस तरह के वैल्यूज का डेवलपमेंट हो। इनिशिएशन इनटू आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट मतलब कि कैसे जीवन जिया जाता है, जीवन के हर एस्पेक्ट को देखना, हर एस्थेटिक सेंस का डेवलपमेंट करना, इमोशनल, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का विकास, ये सारी चीजों के विकास पर ध्यान देना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के विकास पर ध्यान देना। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चों के वोकेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाना, सो दैट कि दे कैन अर्न समथिंग आफ्टर लीविंग द स्टडी और दे कैन अर्न और लर्निंग। एजुकेशन फॉर लीडरशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पैट्रियटिज्म, ये सेकेंडरी एजुकेशन का एम था। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन का रिकमेंडेशन के अनुसार सेकेंडरी एजुकेशन 7 साल का होना चाहिए। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 years. Okay, it is suggested to end the intermediate college and merge class 11 with secondary schools and class 12 with BA. उनका क्या कहना था कि 11 क्लास तक स्कूल हो और 12 क्लास ग्रेजुएशन में चला जाए, बैचलर डिग्री में 12 को लाने की बात इन्होंने सजेस्ट किया। Commission divided secondary education in 2 parts: junior secondary education and senior secondary degree course. Degree course को उन्होंने कहा कि ये 3 साल के लिए होगा। 1 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में प्रवेश करेंगे, तो 12 क्लास को प्री यूनिवर्सिटी बताया उन्होंने। 11 क्लास तक स्कूल होगा जूनियर, फिर क्या होगा कि डिग्री कोर्स होगा। डिग्री कोर्स में 1 साल 12 क्लास होगा जो कि प्री यूनिवर्सिटी कहलाएगा। उसके बाद फिर वो कोर्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एंटर द यूनिवर्सिटी 12 पास करके फिर वो यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स हु पास प्री यूनिवर्सिटी शुड बी अलाउड टू एंटर इन प्रोफेशनल कोर्सेज। उसके बाद जो प्री यूनिवर्सिटी वही है, इंटर को ही माना जाता था, उस समय प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता था 12 को, और वो फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब में जा सकते थे। मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू टेक केयर ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल ऐसे खुलने चाहिए थे जो कि मल्टीपर्पज हो, जिसमें हर तरह के बच्चों को लिया जाए, जिनको स्पोर्ट्स में रुचि हो, उन्हें स्पोर्ट्स की शिक्षा दी जाए, जिन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, उन्हें म्यूजिक की, जिन्हें डांस की ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें डांस की, जिन्हें एथलीट बनना है उन्हें उसकी। तो बच्चों के रुचि के अनुसार और योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा मिल सके, इसकी व्यवस्था करने की बात कही गई। टेक्निकल एजुकेशन, large number of schools should be opened along with central technical institutions. उसमें तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, ITI, पॉलिटेक्निक, इस तरह की चीजों की व्यवस्था स्कूल की और कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। Such institutions should be opened near factories so that students can take practical training. और ऐसे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे, कमीशन का रिकमेंडेशन था कि फैक्ट्रीज के नजदीक खुलने चाहिए, ताकि जब भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो वो फैक्ट्रीज में जाकर ट्रेनिंग ले सके। इंडस्ट्रियल एजुकेशन से शुड बी लेविड ऑन इंडस्ट्रीज टू फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन। ये भी हुआ कि फंड लगाने के लिए जो भी इंडस्ट्रियल सेल्स लगाए जाते हैं, एक तरह का टैक्स होता है जो किसी विशेष पर्पस के लिए
दिया जाता है। अगर शिक्षा के लिए सेस लगाएगा तो वो पैसे जो आते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में लगते हैं। उसी तरह से ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस जो होगा वो टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए लगाया जाएगा। तो इसे इसकी भी व्यवस्था की गई, इसको भी सुझाव इसका भी दिया गया। अदर टाइप्स ऑफ स्कूल, पब्लिक स्कूल शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड एज सेकेंडरी स्कूल आफ्टर 5 years। 5 साल के अंदर जितने पब्लिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो सारे सेकेंडरी स्कूल में बदल जाएगा, फिर से नया रूप उनको दिया जाए। The boys and girls should be provided same education through co-education, but there should be provision of home science teaching for girls। ये सुझाव कमीशन ने ये भी सुझाव दिया कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा सेम होनी चाहिए, सेम शिक्षा दोनों को प्रदान की जाए और को एजुकेशन होना चाहिए, सह शिक्षा की व्यवस्था हो। और देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ, मतलब कि लड़कियों की शिक्षा में एक सब्जेक्ट होम साइंस को भी रखा जाए। A girls school should be opened in the areas where required। जिस एरिया में गर्ल्स स्कूल नहीं है वहाँ गर्ल्स स्कूल खोले जाए। करिकुलम के बारे में इस कमीशन का कहना था कि करिकुलम क्या है, जिसमें कि पढ़ाई के साथ साथ स्कॉलरशिप एंड को स्कॉलरशिप एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो करिकुलम के बारे में कमीशन का सुझाव था कि कमीशन सपोर्टेड फ्लेक्सिबल करिकुलम व्हिच कैन बी रिलेटेड विद इंटरेस्ट, नीड एंड लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। कमीशन का कहना था कि करिकुलम जो है वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि बच्चों के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से उसे मोल्ड किया जा सके, उसे चेंज किया जा सके। It should be such that it can train the students for work and leisure both। मतलब कि करिकुलम शुड बी सच कि बच्चे को ऐसा सिखाया जाए करिकुलम के द्वारा कि वो अपने वर्क के टाइम में वर्क करें और लेजर टाइम को भी यूटिलिटी वाला बनाए, उसको भी वो अच्छे से लेजर टाइम को स्पेंड करें, क्रिएटिविटी में कुछ नया करें, कुछ नया काम करें। प्रोडक्टिव वर्क शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। सारे काम ऐसे हो जो कि प्रोडक्टिव हो, उससे कुछ गेन हो, उस तरह का काम पर इम्पोर्टेंस दिया जाए। इसके अलावा इट शुड इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद थियोरेटिकल नॉलेज। छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराया जाए, चीजों को दिखाकर, समझाकर, करवाकर सिखाया जाए। सब्जेक्ट्स फॉर करिकुलम, करिकुलम में जो करिकुलर एक्टिविटीज की जिसमें पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से डालने थे। जूनियर हाई स्कूल में कमीशन ने रेकमेंड किया कि जूनियर हाई स्कूल में, जो कि हमारे कहाँ तक था 11th क्लास तक, तो उसमें लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज हैव बीन डन। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़े गए इसमें। तो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट थे जो थे हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स एंड वन क्राफ्ट, जो कि हर स्टूडेंट को स्टडी करना है। ये कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसे हर बच्चे को पढ़ना होता है। तो उसमें क्या क्या रखा गया था, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ एंड वन क्राफ्ट। Along with it, there are some optional subjects। 4 सब्जेक्ट के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि 7 ग्रुप में बांटे गए थे। उसमें था ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और भी। साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। ये ऑप्शनल थे जिसमें से बच्चे ले सकते थे अपने सब चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट्स। लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। हिंदी हैज बीन टेकन एज अ नेशनल लैंग्वेज। इस कमीशन में हिंदी को महत्व दिया गया और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में। फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज हिंदी इज कंपल्सरी। हिंदी को कंपल्सरी किया गया सरकारी कार्यकाज के लिए। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में इंग्लिश
पढ़ना जरूरी बताया गया। संस्कृत इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज ए थर्ड लैंग्वेज विच इज ऑप्शनल, और संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज के रूप में लाया गया जिसे कि छात्र चाहे तो ले सकते थे, ये ऑप्शनल था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम जो था क्योंकि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, इसमें पहले कहा गया बचपन से लेकर शुरुआत में मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज में, along with mother tongue and regional languages, national language and a foreign language will also be taught। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी की भी पढ़ाई होगी और एक फॉरेन लैंग्वेज की भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में छात्रों को काम आए। टेक्स्ट बुक के बारे में क्या रिकमेंडेशन था? टेक्स्ट बुक शुड बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुली। कमीशन सेकेंडरी कमीशन का कहना था, मुदालियार कमीशन का कहना था कि टेक्स्ट बुक जो भी है कोर्स की बुक है, जो रिकमेंडेड बुक है वो बहुत मतलब सिलेक्शन उसका बहुत केयरफुली होना चाहिए। उसको सेलेक्ट करने के लिए कमेटी होनी चाहिए जो कि सेलेक्ट करे और अगर उसमें कोई कमी है तो उससे रिफॉर्म करे, सुधार करे। देयर शुड बी ए डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर प्रिंटिंग कवर एंड फ्रंट पेज ऑफ द बुक। ये सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी कि किताब की प्रिंटिंग कैसी हो, एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग हो और कवर और फ्रंट पेज का भी डिजाइन अच्छा हो। There should be no such book which spread hatred, enmity against any community, religion or social customs। कोई भी किताब ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बुक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरे धर्म संप्रदाय कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी संप्रदाय, रिलीजन धर्म या सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति हेट्रेड घृणा फैलाए या शत्रुता पैदा करे। There should be more than one टेक्स्ट बुक फॉर ए सब्जेक्ट। एक टेक्स्ट बुक हो, एक रेफरेंस बुक हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा किताबें होनी चाहिए। टीचिंग मेथड के बारे में इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि टीचिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मोरल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे कि छात्रों का मोरल, सोशल, नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास हो। टीचिंग मेथड शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, मतलब क्रियाकलाप पर आधारित टीचिंग मेथड होना चाहिए। शुड नॉट स्ट्रेस ऑन द वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन या केवल लेक्चर और याद रखने की प्रक्रिया पर नहीं आधारित होना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन वर्क शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सब्जेक्ट। हर विषय में एक्सप्रेशन करने का बहुत सारा वर्क होना चाहिए ताकि छात्र जो पढ़े उसको एक्सप्रेस कर सके, अपने विचार दे सके। टीचिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड इन सच ए वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचिंग मेथड में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। हर छात्र क्योंकि एक ही कैलिबर का नहीं होता, एक ही क्षमता का नहीं होता, तो हर छात्र की क्षमता के हिसाब से शिक्षक को शिक्षण की विधि अपनानी होती है। देयर शुड बी होनी चाहिए There should be more stress on experimental and demonstration method। शिक्षण का मेथड जो होना चाहिए उसमें प्रयोगात्मक विधि का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए और प्रदर्शन विधि का। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाते हैं तो छात्रों को ज्यादा समझ आता है। प्लेस ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल। इस मुदालियार कमीशन ने लाइब्रेरी के लाइब्रेरी को बहुत महत्व दिया। लाइब्रेरी शुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ एन इंटेलेक्चुअल लैबोरेटरी। उन्होंने लाइब्रेरी को एक बुद्धिजीवी प्रयोगशाला कहा, इंटेलेक्चुअल लैबोरेटरी। इट शुड हेल्प इन कंप्लीटिंग पर्सनल एंड ग्रुप वर्क्स, लिटरेरी इंटरेस्ट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब लाइब्रेरी ऐसा होनी चाहिए स्कूल कॉलेज में कि ये किसी भी काम को पूरा करने में मदद करे। मतलब लाइब्रेरी में इस तरह की पुस्तकें, इस तरह के जर्नल्स, मैगजीन्स होनी चाहिए जो छात्रों को इन सब कार्यों में मदद करे, उनके लिटरेरी इंटरेस्ट को बढ़ाए और को करिकुलर एक्टिविटीज में मदद करे। लाइब्रेरी शुड बी मेड द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी ऐसा हो कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद वहां जाना चाहे और टाइम स्पेंड करे पढ़ें।
The books and magazines should be according to the need and interest of teachers and students. There should be a trained librarian in the libraries. Library में librarian लोगों को train हो. Libraries should be open during the vacation so as well as so the students and society can benefit from them. जो भी library है स्कूल का वो public के लिए सोसाइटी में के लिए भी खुला हो और छात्रों के लिए भी खुला हो और छुट्टियों में भी खुला हो ताकि छात्र उसका फायदा उठा सकें. एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर. मुदालिया कमीशन में एजुकेशन को कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया. स्कूल इज ए स्मॉल सोसाइटी एंड द वैल्यूज आउटलुक एक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. क्योंकि स्कूल एक छोटा समाज के रूप में है और यहाँ पर जो भी बच्चों में इंकलकेट किया जाता है चाहे वैल्यूज आउटलुक एक्शंस ये समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही ये राष्ट्रीय महत्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. So they should be trained accordingly. There should be close relationship between teachers and students for best discipline. जब close relationship होगा तो टीचर और स्टूडेंट में म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लव एंड रेस्पेक्ट होगा तो उसमें फिर डराने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी. There should be self-government in the school run by house system. Prefects, monitors, students, council should be given important place. स्कूल में self-government system होना चाहिए ताकि छात्रों में जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना का विकास हो. हाउस सिस्टम होना चाहिए, prefects होने चाहिए, monitors होने चाहिए, student council. Co-curricular activities should be encouraged and extra-curricular activities should be also included in the school education. So, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए. एनसीसी, स्काउट, कैंप should be encouraged. इसमें कि बच्चों में अनुशासन भी आएगा और समाज के लिए प्रेम भी होगा, भावना आएगी, लोगों की मदद करने की सामाजिक भावना का विकास होगा. उसके अलावा फर्स्ट एड एंड जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी एनकरेज. फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए. जूनियर रेड क्रॉस जो लोगों को हेल्प करे. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स शुड बी मेड एंड मेंटेन्ड. स्कूल के डिसिप्लिन बने होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उनका पालन करना चाहिए. गाइडेंस. मुदालिया कमीशन में गाइडेंस के बारे में बताया कि देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफिसर्स एंड करियर मास्टर्स इन स्कूल्स फॉर एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल गाइडेंस. काउंसलर्स होने चाहिए वहाँ पे गाइडेंस के लिए और करियर के लिए काउंसलिंग करने के लिए करियर मास्टर्स होने चाहिए जो छात्रों को एजुकेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम होने पर पर्सनल काउंसलिंग कर सके और वोकेशनल गाइडेंस भी दे सके. मतलब जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम हो चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पर्सनल या वोकेशनल उसमें उन्हें उचित सुझाव और निर्देशन दे सके. देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ फिल्म शोज, एक्सकर्शंस रिलेटेड टू वेरियस इंडस्ट्रीज. छात्रों को फिल्म शोज के द्वारा अच्छे फिल्म दिखाकर उन्हें समाज की गतिविधियों से परिचित कराना चाहिए. एक्सकर्शन पे ले जाना चाहिए जिससे कि उन्हें कोऑपरेशन और टीम की भावना डेवलप हो. फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स. देयर शुड बी स्कूल मेडिकल सर्विसेज इन एवरी स्कूल. शारीरिक कल्याण के लिए, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल मेडिकल सर्विस होना चाहिए हर स्टेट में. देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ एवरी स्टूडेंट एट द स्कूल. स्कूल में हेल्थ चेकअप की व्यवस्था होनी चाहिए. हेल्थ रिपोर्ट हर स्टूडेंट का बनना चाहिए क्योंकि जिसका एक कॉपी टीचर के पास हो, एक कॉपी पेरेंट्स के पास हो और एक कॉपी डॉक्टर के पास हो, सो दैट कि सभी के हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके आसानी से. There should be arrangement of balanced and nutritious diet in hostels and residential schools. ये तो क्लियर है कि डाइट जो भी मिले हॉस्टल्स में या रेसिडेंशियल स्कूल्स में वो बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए. टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली लाइक सब्जेक्ट टीचर्स. और सब्जेक्ट टीचर्स की तरह ही फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी महत्व होना चाहिए, स्पोर्ट्स टीचर का भी महत्व होना चाहिए. फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन एट नेशनल लेवल.
There should be complete record of physical activities of students. Students के physical activities का record होना चाहिए. अब एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बारे में मुतालिया कमीशन का कहना था कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी रिड्यूस्ड. बहुत ज्यादा जो एक्सटर्नल एग्जाम होता था वहां पर उसको कम करना है. एक ही पब्लिक एग्जाम होना चाहिए और वो भी कब होना चाहिए जब सिलेबस कंप्लीट हो. क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए और सब्जेक्टिव एलिमेंट को खत्म करना चाहिए. क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन फुल सिलेबस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब भी तैयार होगा तो पूरा सिलेबस पढ़ना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए थॉरो पढ़ाई जरूरी होती है. तो इस पे जोर दिया मुतालिया कमीशन ने. एग्जामिनर शुड बी सिलेक्टेड कॉशियसली. एक कॉपी को करेक्ट करने वाले एग्जामिनर्स जो हैं उनका सिलेक्शन भी कॉशियसली होना चाहिए. व्हाइल इवैल्यूएटिंग द वर्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरनल एग्जामिनेशंस, पीरियोडिकल टेस्ट एंड स्कूल रिकॉर्ड should also be considered. जब भी किसी भी स्टूडेंट का वर्क को इवैल्यूएट किया जाए तो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड जो इंटरनल एग्जामिनेशंस और मंथली और पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं उनके रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए. हो सकता है कि फाइनल में किसी वजह से कोई बच्चा अच्छा ना कर पाए और उसके पीछे रिकॉर्ड अच्छा है तो उसके आधार पर भी उसको प्रमोट करना चाहिए और उसके मार्क्स दिए जाने चाहिए. स्टूडेंट शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन 5 पॉइंट स्केल. 5 पॉइंट स्केल में क्या क्या है? ए है डिस्टिंक्शन के लिए, B is credit, C is pass, D and E are fail और री एग्जाम. ठीक है. उस मुतालिया कमीशन ने 5 ग्रेड बताए थे 5 पॉइंट स्केल पर इवैल्यूएशन जिसमें था A, B, C, D, E. तो A था डिस्टिंक्शन, C B क्रेडिट, C पास, D and E B है फेल और E है री एग्जाम. There should be a provision for compartmental examination for one subject. एक सब्जेक्ट में अगर कोई फेल करता है तो उसे कंपार्टमेंटल देने की व्यवस्था होनी चाहिए. अब टीचर के स्टेटस पर क्या कहना था मुतालिया कमीशन का? तो टीचर के स्टेटस पर कि द प्रोसीजर एंड ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. पूरे देश में टीचर के अपॉइंटमेंट का एक तरीका होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिलेक्शन का एक ही तरीका होना चाहिए. द प्रोबेशन पीरियड ऑफ ट्रेन टीचर शुड बी 1 ईयर. 1 ईयर उन्हें प्रोबेशन में रखना चाहिए ट्रेनिंग में, उसके बाद उन्हें परमानेंट करना चाहिए. सेकेंडरी स्कूल टीचर शुड बी ट्रेन ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर शुड बी ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट. सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर बनेंगे उनका वो ग्रेजुएट के बाद बीएड करे, ट्रेनिंग ले, तब वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनेंगे जिसे डीजीटी भी कहते हैं. और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए. ठीक है. उसके घर की टीचर हुआ इक्वली क्वालिफाइड should be paid equally throughout the country. Equal qualification के लिए equal pay मिलना चाहिए टीचर्स को. There should be triple benefit scheme for teachers which includes pension, provident fund and life insurance. मुतालिया कमीशन का कहना था कि 3 बेनिफिट टीचर्स को मिलना चाहिए जिसमें पहला है पेंशन, दूसरा है पीएफ, प्रोविडेंट फंड और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस. There should be arbitration board to solve the grievances of teacher. टीचर का कोई भी ग्रीवांस हो तो उसको एक बोर्ड जिसे आर्बिट्रेशन बोर्ड कहते हैं उसके द्वारा उसको सॉल्व करना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट और टीचर्स दोनों के उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनके बीच आर्बिट्रेशन होगा. The retirement age of teachers should be 60 years. मुतालिया कमीशन के हिसाब से टीचर्स के रिटायरमेंट का एज फिक्स किया गया था 60 इयर्स. द टीचर वार्ड शुड स्टडी फ्री इन द स्कूल. ये मुतालिया की कमीशन का कहा हुआ था कि टीचर का जो वार्ड होगा उसकी फी नहीं लगेगी, वो फ्री में स्कूल में पढ़ेगा. टीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल एंड मेडिकल फैसिलिटीज. टीचर्स को रहने का आवास की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा. अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो उन्हें स्टडी लीव मिलेगा विद पे और ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे. प्राइवेट ट्यूशन जो टीचर्स करते हैं उसको बैन करने की बात कही गई. टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस टीचर्स शुड बी ऑनर्ड टाइम टू टाइम. और टीचर्स के स्टेटस को बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर सम्मानित करने की भी बात कही गई.
Higher secondary teachers should be given 2-year training and graduates should be given 1-year training. जो पीजीटी टीचर्स होते हैं उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी और जो टीजीटी टीचर्स होते हैं उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। Pupil teachers should be trained in 1 or more extracurricular activities. जो छात्र की शिक्षक होते हैं उन्हें एक या एक से अधिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। There should be provision for refresher course and practical training and workshop in training colleges. रिफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ताकि टीचर्स का नॉलेज जो है हमेशा अपग्रेड होता रहे। ट्रेनिंग कॉलेज जो होता है टीचर्स के लिए should not charge any fee from pupil teachers. जो बीएड करने या छात्र जाते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए। स्टेट को राज्य सरकार को उन्हें स्टाइपेंड देना चाहिए। There should be hostels in training colleges. ट्रेनिंग कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। The teachers who have 3 years teaching experience only should be eligible for MA. जो टीचर्स जो बीएड करने के बाद टीचर्स बन गए अगर वो 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तभी वो एमएड कर सकते हैं। ये मुदालियर कमीशन का कहना था। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अब शिक्षा के शासन शिक्षा का प्रशासन कैसे होगा तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शुड बी डायरेक्ट इन टच विद एजुकेशन मिनिस्टर। जो एजुकेशन का डायरेक्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर के डायरेक्ट टच में होंगे। देयर शुड बी अ बोर्ड ऑफ 25 मेंबर्स फॉर इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के इंस्पेक्शन और कोऑर्डिनेशन के लिए 25 मेंबर्स का एक बोर्ड होगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसे कहा जाएगा शुड वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एट नेशनल लेवल में जो भी प्रॉब्लम होगा उसे ये सॉल्व करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर स्कूल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया बताया कमीशन ने मुदालियर कमीशन ने उसमें पहला क्राइटेरिया था कि वही एक व्यक्ति इंस्पेक्टर बन सकता है who have 10 years of teaching experience, जिसके पास 10 साल का पढ़ाने का अनुभव हो। हेडमास्टर्स ऑफ हाई स्कूल भी कैन आल्सो अप्लाई फॉर इंस्पेक्टर्स पोस्ट। एवरी टीचर्स ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज के टीचर्स जो होते हैं वो भी इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं। The school should be given recognition only when they fulfill all the conditions. स्कूल को तभी रिकॉग्निशन मिलेगा जब वो रिक्वायर्ड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। इन रूरल एरियाज स्कूल शुड बी एट द रीच ऑफ पीपल सराउंडिंग विलेज। रूरल एरियाज में जो भी स्कूल खुलेंगे वो लोगों की पहुंच में होंगे। एवरी क्लासरूम शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेटिंग 30 to 40 स्टूडेंट्स। हर क्लासरूम में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें 30 से 40 बच्चे आराम से बैठ सके। एवरी स्कूल शुड हैव कोऑपरेटिव स्टोर सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट नेसेसरी थिंग्स। हर स्कूल में एक शॉप होनी चाहिए कोऑपरेटिव स्टोर में जहाँ पर बच्चों को पेन पेंसिल कॉपी इन सब की जरूरत की सामान आसानी से मिल सके। School should work at least 200 days in a year and teaching work should be done 35 periods per week. मतलब पूरे 365 दिन में स्कूल को 200 डेज वर्क करना है, बाकी छुट्टियां होंगी और पर वीक 35 पीरियड्स की क्लास होनी चाहिए। There should be at least 2 month vacation in summer and 10 to 15 days holidays in winter. तो गर्मी की छुट्टी 2 महीने की और 10 से 15 दिन की छुट्टी ग्राम में होनी चाहिए। फाइनेंस के बारे में मुदालियर कमीशन का कहना है कि ऑन सेकेंडरी लेवल फॉर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन इंडस्ट्रियल एजुकेशन शुड बी इम्पोज्ड। उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री के बगल में ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर इंडस्ट्रियल सेल्स लगना चाहिए जो कि इन संस्थाओं के पढ़ाई में लगाया जाए या वो फाइनेंस करे। Some part of income from railway, telecommunication and post should be spent for developing the technical education. इनके अलावा इंडस्ट्रियल सेल्स के अलावा क्या है कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेल्स के अलावा रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट से भी
कोई पैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए आना चाहिए। देयर शुड बी नॉट बी imposition of income tax on the development fund of secondary education। इनकम टैक्स इसके लिए नहीं लगाना है, ताकि सेकेंडरी एजुकेशन के फंडिंग के लिए इनकम टैक्स लगाने को रिकमेंड नहीं किया है इस कमीशन ने। मुदारिब कमीशन के मेरिट्स क्या हैं? ये सबसे पहले बात है कि उन्होंने एजुकेशन को एक्टिविटी बेस्ड बनाया और इस पर जोर दिया। स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर भी जोर दिया। डिस्कशन ऑफ एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एम पर ध्यान दिया और उसको डिस्कस किया। और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से चेंज करके इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लाया। टीचर्स के सैलरी और पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात की। को करिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड किया और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल, बहुत मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय स्कूल जो बहुत तरह के छात्रों के डिफरेंट एबिलिटीज को एड्रेस कर सके, ऐसे स्कूल्स की व्यवस्था की बात की गई। सजेशन टू ओपन टेक्निकल स्कूल्स नियर इंडस्ट्रीज, टेक्निकल स्कूल को इंडस्ट्रीज के नजदीक खोलने की बात कही गई। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी थे मुदालिया कमीशन के। वो क्या थे कि द सजेशंस आर गिवन इन हेस्ट, सो प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर। जल्दीबाजी में जो सुझाव दिए गए इसलिए वो प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम अभी भी हैं। नो न्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टीचर्स, नया कोई टीचर के पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया सुझाव नहीं दिया इन्होंने। नो सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई सजेशन नहीं दिया और इंग्लिश पर अधिक दबाव दिया। इन सब मेरिट्स के बावजूद भी मुदालिया कमीशन का बहुत ज्यादा महत्व है। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे कमीशन हैं, कोठारी कमीशन आया मुदालिया के बाद, हम लोग जो इम्पोर्टेंट, और अभी जो NPI तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सब पर हमें ध्यान देना है। और मुदालिया कमीशन के भी कुछ सुझाव जो थे जो पहली बार आए थे, इस पर हमें ध्यान देना है कि ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।